नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई, तो जल्द से आप लोग जुड़ जाएं और प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि अन्य लोग भी इससे जुड़ सकें। और आप जो है कि कमेंट प्लीज करें और लाइक कर दें। ये क्लास जो है यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग भी जुड़े जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर का हर एग्जाम में बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि इसी से सफलताएं निश्चित होंगी। एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें इस पे होती हैं, लेकिन हर घटनाओं पर आपको नजर रखने की जरूरत नहीं होगी। वही नजर रखना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जहां से बनने की संभावना है। और मेरी इस क्लास में हमने जो बहुत संभावित क्वेश्चन है उन्हीं को लिया हुआ है, इसलिए इस क्लास को हमने MIQ नाम दिया हुआ है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, MIQ यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन होगा वो MCQ क्वेश्चन होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो MIQ होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले आपको सूचना कि यूपीपीसीएस प्री 2022 का टारगेट बैच हमारे यहाँ ऑनलाइन चल रहा है, जो ऐप पर आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। ये क्लास अभी शुरुआत हो चुकी है। आपको एक मिनिमम पैसे पर जो है कि मिनिमम रुपए पर आपको ये क्लास उपलब्ध हो रही है और बहुत सारी सुविधाएं इसमें दी जा रही है। जैसे कि आपको 6 मंथ तक लगातार असीमित बार देखने की सुविधा दी जाए। और ये जो हमारी क्लासें चल रही हैं, लाइव क्लासें चल रही हैं, आपका जो भी समस्या है लाइव आप कमेंट के माध्यम से जान सकते हैं। और साथ साथ आपको नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। टेस्ट पेपर एक आपको 2 फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। और सारी क्लासें आपको इसमें दी जा रही हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, यूपीएस स्पेशल, सारी चीजें यानी पीटी को टारगेट करके दिया गया है। और यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक मिनिमम फीस पर इससे संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे जो है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो है द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फेसबुक पर द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से हमारा ग्रुप चलता है और फेसबुक पर हमारा पेज चलता है द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से। आप वहां से इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेज भी स्टार्ट है। जैसा कि आप इलाहाबाद में ये संस्थान स्थित जो है कि प्रसिद्धि पे नाम पे है, इसका सैकड़ों आईएएस पीसीएस देने वाली यह संस्थान जो है अब ऑनलाइन कदम रख चुकी है और आपके लिए क्लासें मुहैया कराई जा रही। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको कूट में दिखाई दे रहा है। इस तरह से यूपीएससी में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ साथ आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस और अन्य अदर पीसीएस में भी अब कूट में क्वेश्चन आना शुरू हो चुके हैं। वनडे के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे इस तरह से क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन इनमें से तथ्य आपको वहां से पूछे जा सकते हैं, उनको वन लाइनर बना के पूछा जा सकता है। जैसे आरओ की परीक्षाओं में आप देते हैं, लोअर पीसीएस का पेपर देते हैं, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन अगर न आकर के तो वो वन लाइनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन ये यहां से आपको तथ्य वहां पर मिल जाएगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी तैयारी करने में। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चित रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको रक्षा खुफिया एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन देखिए, लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को इसके नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। पहला कथन दिया हुआ है। दूसरा कथन दिया हुआ है कि DIA यानी रक्षा खुफिया एजेंसी के पहले महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल कमल डावर थे। 2 कथन दिए हुए हैं। अब पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य हैं या हैं। ये 2 कथन दिए हुए। इसमें देखिए कि ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। ये 4 ऑप्शन दिए हुए। तो रक्षा खुफिया एजेंसी के बारे में अगर बात करें तो हाल ही में जो है कि GAV रेड्डी को इसका नया प्रमुख बनाया गया है। और ये जो रक्षा खुफिया एजेंसी होती है, ये महानिदेशक इसके जो है संगठन के प्रमुख होते हैं। अब ये जो GAV रेड्डी इसके नए प्रमुख बनाए गए हैं, ये KJS ढिल्लो का स्थान ले रहे हैं।
KJS ढिल्लो का स्थान ले रहे हैं। अभी इनके नाम को मैं आगे आपको लिखा हुआ दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। KJS ढिल्लो का स्थान ले रहे हैं ये GAV रेड्डी। और DIA जो है इसके पहले महानिदेशक जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल कमल डावर थे। और ये जो रक्षा खुफिया एजेंसी है इसमें जो महानिदेशक का पद है यही इस संस्था का, इस एजेंसी का प्रमुख होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो प्रमुख बनाए गए हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी का महानिदेशक किसे बनाया गया है तो आप GAV रेड्डी को लगाना है। तो क्योंकि प्रमुख है और प्रमुख इसका महानिदेशक ही इसका प्रमुख होता है तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि GAV रेड्डी को इसके नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और रक्षा खुफिया एजेंसी के पहले महानिदेशक कौन थे? तो पहले महानिदेशक थे लेफ्टिनेंट कमल डावर। अब रक्षा खुफिया एजेंसी के बारे में बात करें तो यह भारतीय सशस्त्र बलों को रक्षा और सैन्य खुफिया सुविधा प्रदान करने और समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है। और अगर हम बात करें रक्षा खुफिया एजेंसी की तो इसका गठन मार्च 2002 में हुआ था। कब इसका गठन किया गया था? तो मार्च 2002 में रक्षा खुफिया एजेंसी का गठन किया गया था। तो इसमें आपको जो ऑप्शन 2 दिए गए हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को इसके नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा कथन कह रहा है कि DIA के पहले महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल कमल डावर थे, तो यह भी कथन पूर्णतः सत्य है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसके अनुसार इसका C उत्तर सही होगा, यानी 1 और 2 दोनों कथन इसके सही हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। आपको 2 फोटो दिख रहा है, ऊपर वाले आपको जो GAV रेड्डी दिख रहे हैं पहले फोटो पर, और दूसरे फोटो में आपको लेफ्टिनेंट जनरल कमल डावर दिख रहे हैं। तो हम लोग यहां से हमारी संस्था ये कर रही कि आपके लिए तिनके चुन चुन कर ला रही है, आप कोशिश करिए उसको सजाने की और आप सफल हो। तो इसलिए हमने इस बार कुछ नए ढंग से किया है, क्योंकि हम आपके लिए चीजें ला सकते हैं, आपको उसको सजाना है और बेहतर ढंग से अपने लक्ष्य को सार्थक करना है। जितना हो सकेगा सारी मदद हमारी संस्थान आपके लिए कर रही है। तो चलो शुरुआत करते हैं एक घोंसला बनाने की। और मैं लाता हूं तिनके चुन चुन कर, तुम कोशिश करो उसे सजाने की। तो मैं तिनके चुन चुन कर लाता हूं, आप कोशिश करिए उसको सजाने की, अब अपने लक्ष्य को सार्थक करें। तो देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। आपको दिख रहा होगा लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो का ये स्थान लिए हैं। कौन लिए हैं? GAV रेड्डी KS ढिल्लो का स्थान लेंगे। और रक्षा खुफिया एजेंसी का जो महानिदेशक होता है ये संगठन का प्रमुख होता है, ऐसा जैसा कि मैंने बताया भी आपको। और DIA के पहले महानिदेशक जो थे लेफ्टिनेंट जनरल कमल डावर थे। और रक्षा खुफिया एजेंसी की बात करें तो ये भारतीय सशस्त्र बलों को रक्षा और सैन्य खुफिया सुरक्षा प्रदान करता है और साथ साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है। और इसका गठन जो हुआ था मार्च 2002 में हुआ था। तो आपको दिख रहा होगा कि इसका गठन मार्च 2002 में हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चित लस्सा बुखार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लस्सा बुखार के संबंध में यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला कथन क्या है कि पहली बार इसे वर्ष 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था। पहला कथन आप देखिए, दिख रहा है पहली बार इसे वर्ष 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था। दूसरा कथन दिया जा रहा है कि यह बुखार चूहों द्वारा फैलता है। तो यह लस्सा बुखार क्यों चर्चा में रहा, क्यों इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में आप देखेंगे ब्रिटेन में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। वो ब्रिटेन के तीनों व्यक्ति थे जो लस्सा बुखार से पीड़ित थे और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से, ब्रिटेन के इन नागरिकों की मृत्यु से जो है कि यह लस्सा बुखार चर्चा में रहा। अब इस लस्सा बुखार के बारे में बात करें तो यह चूहों के द्वारा फैलता है, यह चूहों को द्वारा फैलता है। और इसको पहली बार आप देखेंगे तो 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया। इस तरह से इसके दोनों कथन आपको सत्य दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि पहली बार 1969 में ही नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था। अब यह चूहों के द्वारा यह बुखार फैलता है। अब अगर इस बुखार के बारे में बात करें तो यह वायरस पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है और पहली बार इसे खोजा गया था नाइजीरिया के लासा में ही, और यह चूहों द्वारा फैलता है।
आप चूहों में देखोगे तो मेटोमिस चूहों में घातक लस्सा वायरस फैलाने की क्षमता होती है। एक चूहा होता है जिसको मेटोमिस बोलते हैं, मेटोमिस चूहा, उनके अंदर ये लस्सा बुखार यानी लस्सा वायरस फैलाने की क्षमता होती है। और इससे व्यक्ति तब संक्रमित होता है, लस्सा बुखार से व्यक्ति तब संक्रमित होता है जब वह किसी संक्रमित चूहे, जो संक्रमित चूहा है उसके मूत्र या मल से दूषित भोजन या घरेलू सामान के संपर्क में आता है। मान लीजिए कोई चूहा के मूत्र से या मल से कोई संपर्क में सामान आ जाता है, अब उसको आप यूज कर लेते हैं, उससे लस्सा बुखार होने की संभावना होती है। अब वो चूहा कौन सा है? मेसोमिट चूहा होते हैं, जिससे ये क्षमता होती है। अब इसके सामान्य लक्षणों में आप देखेंगे तो हल्का बुखार आ जाएगा, आपको थकान लगेगी, कमजोरी लगेगी और सिरदर्द, ये सारे लक्षण इसके बताए गए हैं। जैसे हल्का बुखार, थकान है, कमजोरी है, सिरदर्द, इसके जो है लक्षण बताए गए। एक एंटीवायरल दवा आती है रिबाविरिन करके, रिबाविरिन करके ये जो दवा आती है, इस पे एंटीबायोटिक, उसको आप यूज करके इस बुखार से मुक्त पा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि बीमारी होने पर तुरंत इसको दिया जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस तरह से लस्सा बुखार के संबंध में जो दो ये कथन दिए गए हैं कि पहली बार इसे 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था, बिल्कुल सत्य कथन है। और यह बुखार चूहों द्वारा फैलता है, तो यह भी कथन हमारा सत्य है। इस तरह से इसके दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी एक और दो दोनों कथन हमारे सत्य हैं। देखिए आप इस लस्सा बुखार के बारे में, तो आपको बुखार के एक वायरस दिख रहा होगा जिसमें चूहा भी छपा है। तो ब्रिटेन में लस्सा बुखार से 3 पीड़ित व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिससे यह चर्चा में बना। और लस्सा बुखार पैदा करने वाला वायरस पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है और पहली बार इसे 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था। फिर आप देखेंगे यह बुखार चूहों द्वारा फैलता है। मेटोमिस चूहों में घातक लस्सा वायरस फैलाने की क्षमता होती है। तो आपको दिख रहा होगा मेटोमिस चूहा, जो जिसके अंदर ये क्षमता होती है इस वायरस को फैलाने की। और सामान्य लक्षणों में आप देखेंगे हल्का बुखार, थकान, कमजोरी और सिरदर्द। एंटीवायरल दवा रिबाविरिन है, लस्सा बुखार के लिए एक प्रभावी उपचार है, लेकिन शर्त यह है कि ये जैसे ही बुखार आपको आए तुरंत ये आपको देना चाहिए दवा, नहीं तो इसका प्रभाव उतना प्रभावी नहीं होगा जितना तुरंत देने पर होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है 20 फरवरी, बी है 22 फरवरी, सी है 25 फरवरी और डी है 26 फरवरी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस आप देखेंगे प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। और ये जो है कि सामाजिक न्याय दिवस जो है 20 फरवरी को मनाया जा रहा है। और इसका दिवस, यह जो दिवस है, ये गरीबी उन्मूलन है, रोजगार सृजन है, उचित कार्य स्थिति है, लैंगिक समानता है आदि के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देता है। यानी किस तरह से गरीबी उन्मूलन होगा, रोजगार उन्मूलन, क्योंकि सामाजिक न्याय आपको दिख रहा है। सामाजिक न्याय स्थापित करने में आपको आप देखेंगे गरीबी भी एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है। अगर आप गरीब नहीं है, अमीर की श्रेणी में, तो आपकी सामाजिक जो व्यवस्था होगी उसमें आप एक उच्च दर्जे पे माने जाएंगे। क्योंकि मनुष्य के चरित्र निर्माण में जितना आप देखेंगे कि उसके शिक्षा का, एजुकेशन होता है, जितना उसके परिवार का होता है, उसी तरह आप देखेंगे तो उसी तरह उसके जीवन में इकोनॉमिक्स का भी प्रभाव होता है। अगर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड आपका मजबूत है तो समाज में एक अलग आपकी स्थिति झलकती है। तो एक सामाजिक न्याय स्थापित करना है, समाज में सभी लोग बराबर हो, ऐसा न्याय स्थापित करना है, ऐसा प्रयास करना है ताकि गरीबी उन्मूलन हो, रोजगार सृजन आपका हो सके, साथ साथ उचित कार्य स्थिति आपको हो सके, लैंगिक समानता हो गए। इसके लिए जो अंतरराष्ट्रीय प्रयास है उनको, उनकी आवश्यकता पर जोर देना है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा 20 फरवरी, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए, तो आपको ये सामाजिक न्याय दिखा रहा है कि एक तराजू है जिसमें दोनों पक्ष एकदम बराबर दिख रहे हैं, दोनों पलड़े बराबर दिख रहे हैं। तो प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस का आयोजन किया जाता है। और यह दिवस गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, उचित कार्य स्थिति एवं लैंगिक समानता आदि के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देता है।
और सामाजिक न्याय के 5 प्रमुख सिद्धांत दिखाए जाते हैं, यानी 5 प्रमुख सिद्धांत शामिल है जिसके आधार पर यह सामाजिक न्याय दिवस का आयोजन किया जाता है। कौन कौन से हैं? संसाधनों तक पहुंच, यानी लोगों का संसाधन जो है उनके तक पहुंच हो सके, जिससे उनके पास जो है कि इनकम को स्रोतें जनरेट होंगी और वो सामाजिक न्याय के समकक्ष आएंगे। तो एक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना, फिर न्याय संगतता उनके अंदर होनी चाहिए, सहभागिता उनकी होनी चाहिए, विविधता होना चाहिए और मानवाधिकार। ये सामाजिक न्याय के 5 प्रमुख सिद्धांत इसमें बताए गए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मिजोरम 20 फरवरी 1987 को भारतीय संघ का 23वां राज्य बना था। ध्यान से आपको देखना है, पहला कथन कह रहा है कि मिजोरम 20 फरवरी 1987 को 20 फरवरी 1987 को भारतीय संघ का 23वां राज्य बना था। दूसरा ऑप्शन दिया है कि अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को भारतीय संघ का 24वां राज्य बना था, यानी डेट आपको एक दिखाई दे रही 20 फरवरी 1987, मिजोरम आपको 23वां राज्य इसमें ऑप्शन में दिखाया रहा है और अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य दिखा रहा है। और पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो देखते हैं इसके बारे में, क्योंकि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आपको बताएं कि ये जो मिजोरम है, ये मिजोरम भारतीय संविधान के 53वें संविधान संशोधन द्वारा, भारतीय संविधान के 53वें यानी 53 संविधान संशोधन द्वारा आप देखेंगे जो ये लाया गया था 1986 में के साथ 20 फरवरी 1987 को भारतीय संघ का 23वां राज्य बना था। कौन? मिजोरम बना था। तो मिजोरम ये बनाया गया था, 23वां राज्य ये बनाया गया था और ये 53वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था 20 फरवरी 1987 को। और फिर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो ये जो है भारतीय संविधान में 55वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 24वां राज्य बनाया गया था। तो आप देखेंगे 53वें संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को भारतीय संघ का 23वां राज्य बनाया जा रहा है और 55वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1986 में ही हो रहा है उसके द्वारा 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे मिजोरम को सबसे पहले 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1972 में मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आगे चल करके आप देखेंगे केंद्र सरकार और जो मिजो नेशनल फ्रंट था उनके बीच समझौता होता है और उनके बाद समझौता जब होता है तो उसके बाद 1987 में मिजोरम को भारतीय संघ का राज्य बना दिया जाता है, 23वां राज्य बना दिया जाता है। इसी तरह आप अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो इससे पहले 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा कहा जाता था और आगे चल करके 1972 में इसको केंद्र शासित प्रदेश इसको भी बनाया गया था अरुणाचल प्रदेश को। लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे 1986 अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 द्वारा 20 फरवरी 1987 को इसको भारतीय संघ का 24वां राज्य बना दिया जाता है। इस तरह से ये दोनों ऑप्शन हमारे सत्य दिख रहे हैं, यानी ए और दो दोनों कथन हमारे सत्य हैं। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी एक और दो दोनों। देखते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें। देखिए आपको दोनों मैप आपको दिखाए गए, ऊपर नीचे दोनों तरह से मैप आपको दिखाएंगे। ऊपर अरुणाचल प्रदेश को दिख रहा होगा मैप और नीचे आपको मिजोरम का दिख रहा होगा। और उसमें तथ्य क्या लिखे हो देखिए आप, मिजोरम भारतीय संविधान के 53वें संशोधन यानी वर्ष 1986 में यह संशोधन लाया गया था, 53वां संशोधन के साथ 20 फरवरी 1987 को भारतीय संघ का 23वां राज्य बना मिजोरम। वर्ष 1972 में मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। फिर अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप देखेंगे इसके बारे में कि 1986 में केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश भारतीय संविधान में 55वें संविधान संशोधन जो 1986 में ही हुआ था के माध्यम से 20 फरवरी 1987 को भारतीय संघ का 24वां राज्य बना। फिर आप देखेंगे 1972 तक इस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के रूप में जाना जाता था। फिर 20 फरवरी 1987 को यह केंद्र शासित प्रदेश
20 जनवरी 1972 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया। तो 1972 तक इसका नाम नेफा होता था, लेकिन 1972 में इसका नाम बदल करके नेफा से अरुणाचल प्रदेश कर दिया। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नेफा का नया नाम क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश नेफा का कब नाम पड़ा, 1972 में पड़ रहा है। अब उसको केंद्र शासित प्रदेश जब बनाया गया, इसे अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो राज्य का दर्जा इसको 1986 अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 द्वारा 1987 में प्रदान किया जा रहा राज्य का दर्जा। अब ये कौन सा राज्य बन रहा है, तो ये 24वां राज्य आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अरुणाचल प्रदेश का गठन जो हुआ 1987 में असम से एक पूर्ण राज्य के रूप में तो हुआ था। तो इसके दोनों ऑप्शन आपको सही दिख रहे हैं। अब आपको ये मैप का अध्ययन करके कि किस तरह से ये है, जैसे अगर मैं कहूं कि अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर है, और अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानूं तो इसकी जो सीमा है पश्चिम में आपको सीमा जो दिखाई दे रही है वो भूटान से लगती है। वहीं आप इसके उत्तर में देखेंगे चीन का तिब्बत आपको दिखाई देगा। वहीं आप इसके दक्षिण पूर्वी भाग में देखेंगे तो नागालैंड और म्यांमार है, जबकि दक्षिण पश्चिमी भाग में आपको असम दिखाई देगा। इसके आपको वो दिखना। अब यहाँ की जो राज्य की कुल साक्षरता दर है लगभग 65.38% है, 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया। 938 यहाँ का लिंगानुपात है, महिलाएं यानी 1000 पुरुषों पर 938 महिलाएं यहाँ पर विद्यमान है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। ये सारे कूट में क्वेश्चन आपको अभी दिख रहे हैं। ये पूछ रहा है कि हाल ही में चर्चित ऊपरी भद्रा परियोजना, ध्यान से एक बार आपसे देखिए कि हाल ही में चर्चित ऊपरी भद्रा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली कर्नाटक की पहली परियोजना। आपको थोड़ा सा इसमें सुधार कर लेना कि यह राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली कर्नाटक की पहली परियोजना है। दूसरा दिया जा रहा है कि इस परियोजना का क्रियान्वयन विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। 2 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है, केवल एक, केवल 2, एक और 2 दोनों, ना तो एक और ना ही 2। तो हाल ही में आप देखेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह घोषणा किया है कि केंद्र सरकार की जो उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा जो है ये डिसीजन लिया गया है कि ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया है। तो केंद्र सरकार की तरफ से ये बोला जा रहा है कि मतलब कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो बसवराज बोम्मई ये घोषणा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से इसको राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त मतलब किया गया, इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया है ऊपरी भद्रा परियोजना का। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो परियोजना है ऊपरी भद्रा परियोजना, जैसे इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा मिला, वैसे ही यह भद्रा परियोजना, ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक की पहली परियोजना हो गई जो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त की है। तो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली एक कर्नाटक की पहली परियोजना हो गई ऊपरी भद्रा परियोजना। तो इस तरह से पहला कथन इसका सत्य दिख रहा है। अब इस परियोजना का जो क्रियान्वयन हो रहा है ये विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। और ये जो विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड है ये आप देखेंगे कि लिफ्ट सिंचाई योजना है। क्या है ये? लिफ्ट सिंचाई योजना है। इसमें दोनों कथन आपको सही नजर आ रहे हैं। यह राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाले कर्नाटक की पहली परियोजना है, सही है। इस परियोजना का क्रियान्वयन विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, यह भी बिल्कुल सत्य है कथन। इस तरह से इसके सी ऑप्शन सही है, यानी 1 और 2 दोनों इसके कथन सत्य हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं इसके बारे में। देखिए केंद्र सरकार की ये आपको परियोजना दिखाई दे रही होगा जो ऊपरी भद्रा परियोजना है, इसकी एक फोटो दिखाई दे रही। देखिए केंद्र सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया। अब ये जो बातें कही जा रही हैं इसकी घोषणा कौन किया है? तो इसकी घोषणा किया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी ने, ऐसा उन्होंने घोषणा किया। और इसका क्रियान्वयन विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अब हमने आपको बताया कि विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड जो है एक लिफ्ट सिंचाई योजना है। क्या है? लिफ्ट सिंचाई योजना है, इसको आपको नोट करके रखना। यह राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली कर्नाटक की पहली परियोजना है।
फिर अगर बात करें तो यह परियोजना चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, दावणगेरे और तुमकुरु के सूखाग्रस्त जिलों में सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से आप देखेंगे 2,25,515 हेक्टेयर, 2,25,515 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो इतने क्षेत्रों को सिंचाई के लिए इसको शुरू किया गया था और इसे खरीफ मौसम में स्थायी सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए भी शुरू किया गया था। ये इसके उद्देश्य रहे हैं जिस कारण इसको शुरू किया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यह पूछा जा रहा है कि हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऑप्शन है 75 वर्ष, बी है 85 वर्ष, सी है 100 वर्ष और डी है 102 वर्ष। तो हाल ही में आप देखेंगे गांधीवादी समाज सुधारक रही हैं शकुंतला चौधरी। शकुंतला चौधरी गांधीवादी समाज सुधारक होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी रही हैं। हाल ही में इनका देखेंगे 21 फरवरी 2022 को निधन हो गया। कब इनका निधन हुआ? 21 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया और इनका जो निधन हुआ असम के गुवाहाटी में हुआ है। तो 21 फरवरी 2022 को शकुंतला चौधरी का असम के गुवाहाटी में निधन हो गया। अब इनका जो निधन हुआ उस समय इनकी उम्र 102 वर्ष थी और इनका जो रहने वाली थी असम के कामरूप की रहने वाली थी और गांधीवादी आंदोलन में इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। इन्होंने ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए हैं और यह शकुंतला बाई देव के नाम से लोकप्रिय थी। शकुंतला बाई देव के नाम से लोकप्रिय थी और इनका जन्म जो हुआ था 1920 में हुआ था। तो इनका जन्म 1920 में असम के कामरूप में हुआ था, वहीं की रहने वाली थी और हाल ही में इनका 21 फरवरी 2022 को 102 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। कहां निधन हुआ? तो असम के गुवाहाटी में हुआ। एक एक तथ्यों को आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी की जब पूर्वोत्तर यात्रा हुई थी तो उस दौरान यह एक दुभाषिया के रूप में काम करती थी, दुभाषिया के रूप में, तथा गांधी जी का संदेश असमिया में लोगों तक पहुंचाने में मदद करती थी। 2 भाषाओं में गांधी जी की बातों को समझती थी, फिर वहां पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में उनकी बातों को वहां पर वो समझाती थी। इसका जो सही उत्तर आपको दिख रहा है वो डी दिख रहा है, यानी 102 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो देखते हैं इनकी एक फोटो, देखिए आपको शकुंतला चौधरी की फोटो दिख रही है। तो प्रख्यात गांधीवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का 21 फरवरी 2022 को असम के गुवाहाटी में निधन हो गया। ये कितने वर्ष की थी? तो 102 वर्ष की थी और शकुंतला बाई देव के नाम से लोकप्रिय थी और इनका जन्म हुआ था 1920 में। कहां की रहने वाली थी? तो असम के कामरूप की रहने वाली थी और शकुंतला बाई देव के नाम से ये प्रसिद्ध थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन। 7वां नंबर कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयुष स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया गया था? यह क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा पूछा जा रहा है कि आयुष स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया गया था। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, बी है स्टार्टअप इंडिया, सी है ए और बी दोनों और डी है नीति आयोग। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो इसके बारे में मैं बात करूं कि आयुष स्टार्टअप चैलेंज के बारे में, तो हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान और स्टार्टअप इंडिया, तो आप अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान जो है इसने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिल करके आयुष स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया है। तो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ने किसके साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया है? तो स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया है और इसे आयुर्वेद और वैकल्पिक उपचार के क्षेत्र में नवाचारों पर काम करने वाली जो स्टार्टअप है और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च इसको किया गया। अब आप देखेंगे आयुष स्टार्टअप चैलेंज के विजेताओं का जो है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान से नगद पुरस्कार और इक्यूबेशन सपोर्ट भी इनको मिलेगा। तो ये इनको दिख रहा है और विजेता को 1 लाख रुपए, ध्यान रखना, इसमें विजेता को 1 लाख रुपए और उप विजेता को 50 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें जो स्टार्टअप में इसमें जो पुरस्कृत किया जाएगा। कभी कभी वन लाइनर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आयुष स्टार्टअप चैलेंज जो प्रतियोगिता है
जिसको लॉन्च किया गया है भारतीय अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और स्टार्टअप इंडिया द्वारा, इसमें कितने लाख का पुरस्कार दिया जाएगा? तो जो इसमें विजेता होगा उसको 1 लाख मिलेगा और जो उप विजेता होगा उसको 50,000 मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लॉन्च किया गया किसके द्वारा, इसमें जो सी ऑप्शन आपको सही दिखेगा, ए और बी दोनों द्वारा, यानी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और स्टार्टअप इंडिया, इन दोनों के माध्यम से इसको लागू किया गया। तो देखिए आप इसके बारे में, ये आपको फोटो दिखाई दे रही है आयुर्वेद स्टार्टअप चैलेंज के बारे में। तो इसके बारे में अगर देखें तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर आयुष स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया। इसे आयुर्वेद और वैकल्पिक उपचार के क्षेत्र में नवाचारों पर काम करने वाले स्टार्टअप और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया। और बात करें आयुष स्टार्टअप चैलेंज के विजेताओं को AIIA, यानी इसका मतलब है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से नगद पुरस्कार और इंक्यूबेशन सपोर्ट भी प्राप्त होगा और विजेता को 1 लाख रुपए और उप विजेता को 50 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये आपका तथ्य रहेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल की शुरुआत की है? फिर से एक बार आप क्वेश्चन को देखिए कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल की शुरुआत की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है जम्मू और कश्मीर, सी है हरियाणा और डी है लद्दाख। तो आप इसमें देखेंगे कि हाल ही में जो है भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में अपने डिजिटल मिशन के तहत केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है, यहां पर जन भागीदारी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल की शुरुआत की है। तो ये कहां पे शुरुआत किया गया ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया। अब ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो किस और राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जा रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल की शुरुआत की गई है। यह जो है एक वन स्टॉप इंटरएक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और ये जो है कि लोगों को प्रकृति जो वहां का नेचर है स्थिति के साथ साथ उनके क्षेत्रों में जो किए जा रहे विकास कार्य हैं की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इस तरह से इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा बी, जम्मू और कश्मीर। यानी भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में जन भागीदारी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल की शुरुआत की है। तो देखते हैं इस पोर्टल के बारे में और चीजें। तो आपको गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर दिख रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जन भागीदारी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल की शुरुआत हुई है। अब याद रखना है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। किसको? केंद्र सरकार ने शुरू किया। फिर देखिए यह एक वन स्टॉप इंटरएक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अब यह लोगों को प्रकृति स्थिति के साथ साथ उनके क्षेत्रों में किए जा रहे जो विकास कार्य है की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में चर्चित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पूछा जा रहा है जो 2021 के बारे में चर्चा में रहा। कहा जा रहा है कि उर्दू भाषा में, पहला कथन है कि उर्दू भाषा में चंद्रभान ख्याल को ताजा हवा की ताबिशे के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। पहला आपको दिख रहा है। थोड़ा सा इसमें शब्द मिस्टेक हो गया है क्योंकि वो फॉन्ट की वजह से ऐसा हुआ है। तो याद रखना कि पहला दे रहा है उर्दू भाषा में चंद्रभान ख्याल को ताजा हवा की ताबिशे के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। दूसरा कथन है कि मैथिली भाषा में जगदीश प्रसाद मंडल को उनके उपन्यास पंगु के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। 2 कथन दिए हुए। अब पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल 2, एक और 2 दोनों, ना तो एक और ना ही 2। तो हाल ही में आप देखेंगे साहित्य अकादमी ने अब पुरस्कार देने की उर्दू में और मैथिली में पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो साहित्य अकादमी ने उर्दू भाषा के लिए देखेंगे तो कवि चंद्रभान ख्याल को यह पुरस्कार देने की घोषणा किया है। और चंद्रभान ख्याल को जो ये पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिल रहा है उर्दू भाषा में, ये जो है उनकी एक ग्रंथ है, उनका एक उपन्यास है, वो है
ताजा हवा की ताबिशें। तो ये ताजा हवा की जो ताबिशें हैं, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया जा रहा है। और इसी के साथ साथ मैथिली भाषा में जगदीश प्रसाद मंडल को भी यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इसमें उनके उपन्यास पंगु के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इसमें आपको जो है दोनों ऑप्शन सही दिख रहे हैं, यानी इसका सही उत्तर सी होगा, 1 और 2 दोनों। तो देखते हैं इन दोनों लोगों को। तो आपको ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं जगदीश प्रसाद मंडल जी, और नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं चंद्रभान ख्याल जी। तो साहित्य अकादमी ने उर्दू भाषा के कवि चंद्रभान ख्याल को उनके साहित्य संग्रह, जो उनके कविता है संग्रह ताजा हवा की ताबीजें के लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा किया है। और मैथिली भाषा में जगदीश प्रसाद मंडल को उनके उपन्यास पंगु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की है। और अगर साहित्य अकादमी के बारे में बात करें तो यह पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित एक साहित्यिक पुरस्कार है। आप देखेंगे तो ये देखेंगे एक साहित्यिक सम्मान है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। तो पहला सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिखेगा और दूसरा आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिखेगा। अगर मैं बात करूं तो ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता, जो संविधान में मान्यता प्राप्त 24 भाषाएं, तो अपने द्वारा मान्यता, ये संविधान की मान्यता नहीं, मतलब कि ये जो अपने द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के साथ ही इन्हीं भाषाओं में परस्पर साहित्यिक अनुवाद के लिए पुरस्कार प्रदान करता है। और भारत के संविधान में शामिल जो 22 भाषाएं हैं के अलावा भी साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। तो इस तरह से इनकी 24 भाषाएं होती है, 22 तो संविधान की है, अब ऊपर से 2 भाषाएं इनकी स्वयं की इन्होंने शामिल किया है, एक जो है अंग्रेजी है और एक राजस्थानी है। तो इन 24 भाषाओं में ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनकी भाषाएं कितनी है? 24, जबकि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। तो 2 इनकी कौन कौन सी? एक अंग्रेजी है, एक राजस्थानी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। हाल ही में शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने किस खिलाड़ी पर शानदार जीत हासिल करके दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो किस शतरंज खिलाड़ी ने, यानी शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद के बारे में पूछा जा रहा है, किस खिलाड़ी पर शानदार जीत हासिल करके दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए? ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, लियन डिंग, बेस्लेसो, लेबोन, एरोनियन। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो हाल ही में आप देखेंगे भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने एक ऑनलाइन चैंपियनशिप में दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन पर शानदार जीत हासिल करके एक इतिहास रच दिया। और इतिहास ये रचा है कि वो दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए, दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के। अब हरा किसको रहे हैं? मैग्नस कार्लसन को, जो आप देखेंगे दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी है, उनको हरा रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने, ये रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए। इससे पूर्व आप देखेंगे 16 वर्षीय प्रज्ञानंद जो है वर्ष 2016 में 10 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के अंतरराष्ट्रीय शतरंज मास्टर बने थे। इन्होंने रिकॉर्ड अपना देखा था 2016 में भी तोड़ा। फिर अब तक केवल 2 भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है। 2 लोग भारत के लोग ऐसे हैं, जिनमें से 5 बार के विश्व चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद एक बार इनको हराए हैं मैग्नस कार्लसन को, और भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर पिघाला हरिकृष्ण, ये जो है कि मैग्नस कार्लसन को हराए हैं। अब जो है ये आदमी बन रहे हैं, तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं कि दिख रहे होंगे रमेश बाबू प्रज्ञानंद। इनके बारे में देखते हैं कुछ चीजों के बारे में। देखिए ये लड़का जो है ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद है। तो भारत के शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने एक ऑनलाइन चैंपियनशिप में दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन पर शानदार जीत हासिल करके दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 16 वर्षीय प्रज्ञानंद की जो है वर्ष 2016 में 10 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के अंतरराष्ट्रीय शतरंज मास्टर बने थे। और अब तक केवल 2 भारतीय शतरंज खिलाड़ियों ने ही विश्व चैंपियन
मैग्नस कार्लसन को हराया, जिसमें से 5 बार के विश्व चैंपियनशिप विजेता विश्वनाथ आनंद है और भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर पिंघाला हरिकृष्ण शामिल है। इस तरह के आज के क्लास से हमारी रही। आप प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक करें, कमेंट भी करते रहें और इसी तरह आप लगातार क्लास में बने रहिए। आप सफल हों इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।